पण आता परिस्थिती अशी राज्याची झाली की जे प्रांतिक पक्ष आहेत, तुम्ही ज्याला सांगतात की अजितदादाजी आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली म्हणजे पवार साहेब आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम केलं. पण भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर जे पक्ष त्या ठिकाणी गेले, धर्मनिरपेक्ष समाज किंवा विशेष करून मुस्लिम समाज, विशेष करून त्या ठिकाणी असे पक्षाचं नेतृत्व कबूल करायला अजिबात तयार नाही. कारण की आपण पाहतो की देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं जे आता मी सांगितलं तसं की सामाजिक तेढ, सामाजिक सलोखा बिघडण्याचं काम आणि त्यांच्याबरोबर जे बी धर्मनिरपेक्ष सांगून पक्ष बरोबर बसतात ते पक्ष जनता स्वीकारणार. महायुतीमधील मंत्री नितेश राणे हे कायम वारंवार ते मुस्लिम समाजाबद्दल किंवा त्यांच्या संदर्भात धर्माबद्दल विविध वादात्मक विधानं करत असतात. तुम्ही अजित पवारांच्या सोबत होता तेव्हा देखील त्यांची विधानं होती. आता तुम्ही त्यांना कसं उत्तर देणार? आता आमचे नेते त्याच्या उत्तर देणार आहे. एखादा व्यक्ती असा बोलत असेल तर त्यांचं ते व्यक्तिगत मत असू शकते, पण असा जर वक्तव्य वारंवार चालू राहते म्हणून तो आम्ही लोक असे वक्तृत्वाला असे बोलण्याला आम्ही काय यांच्याबद्दल बोलायचं. सर, तुम्ही देखील म्हणालाय की यापुढे फक्त दोनच पक्ष होतील, ते म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस. तर मग इतर जे दोन पक्ष आहेत म्हणजे शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी, यांचं पुढे काय होईल? आता काय होईल ते वेळ आणि काळच त्याला, पक्ष ते वेळ आणि काळच ठरवेल. पण जनता हे दोनच पक्षाकडे वळणार, एक काँग्रेस आणि एक भाजप. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत. परभणीमधली काय परिस्थिती आहे? राष्ट्रवादीला कसा धक्का बसणार आहे तुमच्या पक्षाकडून? नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष परभणी जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदला नंबर 1चा पक्ष होता. 15 वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष होता. आता महापालिकेवर काँग्रेसचा महापौर होता. आता आमचा प्रयत्न निश्चित राहील की जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस पक्ष नंबर 1चा पक्ष राहील. याच्यासाठी आम्ही अहोरात्र प्रयत्न करणार आहे. निश्चितपणे महापालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, नगरपालिका असेल, सर्व ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा आम्ही फडवण्याचं काम या ठिकाणी करू. तर तुम्ही ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटात होता त्या गटाचे आमदार संग्राम जगताप हे अल्पसंख्याक समुदायासंदर्भात काही ना काही बोलत असतात, ठरवत असतात. कुठेतरी अजित पवार शिवशाहू आंबेडकरांचा विचार वारसा पुढे अपयशी करतात का? अशा वाचाविरुद्ध आमदारांना त्यांना आरोप अपयशी करतात. प्रत्येक पक्षाने मला वाटतं एक माणूस ठरवून टाकलेला आहे असं वक्तृत्व करण्यासाठी. एवढंच मी सांगतो. या प्रश्नाचं उत्तर आधीच दिलेलं आहे. ये सवाल का इंडिया अलायंस पार्टनर नहीं, वो पहले बोल दिया. इंडिया अलायंस पार्टनर शिवसेना के साथ हमने 2 चुनाव लड़े, लोकसभा और विधानसभा, इसलिए वो हमारा अलायंस पार्टनर है. और वो राष्ट्रीय स्तर के सभी दलों के लोगों को और खासतौर पर कांग्रेस के हमारे आला कमान से मिलने के लिए वो गए हुए हैं. उनके साथ उनकी बातचीत हुई, पर इसको लेकर अभी हमें कोई जानकारी नहीं, इसलिए उसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं. मगर संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन और संरक्षण ये कांग्रेस का बेसिक हमारा स्टैंड है. और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जो फिरका परस्त है और फिरका परस्त होने के साथ साथ गणतंत्र विरोधी है, तानाशाह है, उसके खिलाफ लड़ना ये हमारे अलायंस का सभी का बेसिक प्रिंसिपल है. सर, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है. इसी के दौरान जब फडणवीस को सवाल पूछा गया कि जो वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो फडणवीस का कहना था कि राहुल गांधी को अपना दिमाग चेक कराने की जरूरत है, उनकी चिप खराब हो गई. इसकी बेहुदा बातें करने का जो कल्चर है वो बीजेपी में चलता आ रहा है. गणतंत्र में सवाल उठाने के बाद जो राजधर्म होता है वो राजधर्म जवाबदेही का होता है. चाहे कोई छोटे से छोटा आदमी सवाल पूछे, उसका जवाब देना चाहिए. ये मुंह में राम और बगल में चूरे. प्रभु रामचंद्र जी को एक छोटे आदमी ने सवाल पूछा तो राम प्रभु ने उसका भी जवाब दिया था. मगर ये एक नेता प्रतिपक्ष, एक बहुत बड़े पार्टी के जो नेता है, जिनकी मां का और जिनके दादी का और उनके पिताजी की शहादत हुई है, ऐसे परिवार के व्यक्ति के बाबत ऐसी ऊंचे शब्दों में टिप्पणी करना
ये एक राष्ट्र धर्म है, ऐसा भी मैं कहूंगा तो गलत नहीं है। सर, उद्धव ठाकरे का बयान आया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो किसान हैं और मछुआरे हैं, जो ये टैरिफ लगी है उसको लेके, तो कहा कि जब पिछली बार किसान दिल्ली आना चाह रहे थे तो उनको दिल्ली आने नहीं दिया, बहुत से किसान मर गए, अब किसानों की याद आ रही है प्रधानमंत्री को। देखो, ये कुल मिला के ये बहुत देश का एक बहुत बड़ा एक सवाल है और दुर्भाग्यपूर्ण सिंदूर के ऑपरेशन के बाद संसद में जो जवाबदेही के साथ चर्चा होनी चाहिए थी, या पहलगाम के हमले के बाद जो पार्लियामेंट बुलाकर उसमें एक राष्ट्र को एक करके जो हमारा एक जवाब होना चाहिए था करारा, वो दोनों समय पे भी ना संसद का अधिवेशन विशेष अधिवेशन बुलाया गया, ना ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे देश के पंतप्रधान उसमें आए। अब वैसा ही एक आर्थिक तौर पर एक बड़ा संकट, एक बड़ा हमला भारत पर हो रहा है और इस पर एक उसी प्रकार से कोई चर्चा की आवश्यकता है, मेरिट पे चर्चा की आवश्यकता है। ये टीका टिप्पणी का विषय नहीं है, ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि रीढ़ की हड्डी पर उठा हुआ सवाल है। ये बहुत ही गहरा सवाल है और इस गहरे शब्दों पर राजनीति ना होते हुए इस पर एक जवाब क्या होना चाहिए, ये ढूंढने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी जो है, जो विश्व के सबसे अच्छे इकोनॉमिक स्कूल में गए हैं, जिनका विकास को लेके, अर्थशास्त्र को लेके उनका एमफिल तक की पढ़ाई हुई है, ऐसे आदमी की राय भी इस समय लेते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं, बल्कि वो करना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह जी की राय लेना चाहिए थी, उसी प्रकार से आज नेता प्रतिपक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ जो स्कॉलर भी है, उनकी भी इस पर राय लेते हैं तो वो भी एक अच्छा कदम रहेगा। सर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि पिछली बार लोकसभा में एक फॉर्मूला साथ में आया था, वो जिहाद करके कुछ लोग साथ में आए थे और हमें हराने की और नेशनल जो आइडियोलॉजी है उसको हटाने की कोशिश की गई थी, उस तरह से देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। देवेंद्र फडणवीस जो है ये छलांग लगाते रहते हैं, झूठे हैं। उन्होंने किसी भी हालत में मैं राष्ट्रवादी के साथ अलायंस नहीं करूंगा, अजित पवार के साथ अलायंस नहीं करूंगा, उनको मैं चक्की पिसिंग भेजूंगा, मैं अवैध रहूंगा मगर अलायंस नहीं करूंगा, मैं विदर्भ जब तक नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे बहुत झूठे वो स्टेटमेंट करते आ रहे हैं। फिलहाल वो कबूतर जिहाद पे फंसे हुए हैं, तो ये उनका एक नेचर है, यहां से वहां छलांग लगाना। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से जो टैरिफ बढ़ाया है, 50% टैरिफ किया, उसके बाद राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया ट्विटर पे आई, जब निशिकांत दुबे को पूछा गया कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है जिस तरह से जो टैरिफ बढ़ाया है, तो निशिकांत दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, जिस तरह से अभी जो हालात चल रहे हैं, साथ में भारत में खड़े होने के बावजूद इस तरह की देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ओछी भाषा में बात करने के लिए कुछ लोगों को दिल्ली में और महाराष्ट्र में केवल उसी काम के लिए रखा है और वो ही काम वो वहां पर दुबे कर रहे हैं। हे कितव्यांदा त्यांनी सांगितलेलं आहे, याचा खुलासा पहिल्यांदा करावा। पवार साहेबांसोबत संवाद असा भेट झाली नाही असं। चलो ओके, थँक्यू। ओबीसीच्या मुद्द्यावरती फडणवीस म्हणतात की ओबीसीचा आणि माझा पूर्वीपासूनचा संबंध आहे, जसं नरेंद्र मोदी प्रत्येक भाषणात म्हणायचे तशा शुद्धीचं हे वक्तव्य पाहायला मिळतं देवेंद्र फडणवीस। जातीनिहाय जनगणना हा ओबीसी समाजाला आणि तद्वतच इतर मराठा समाजासारख्या समाजांना न्याय देण्यासारखा महाराष्ट्राच्या एकूण संदर्भातला हा निर्णय आहे आणि या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेने जातीनिहाय जनगणनेचा आधीच एकमताने ठराव केलेला आहे। जर त्यांचं असं म्हणणं आहे तर तेलंगणाच्या आणि कर्नाटकाच्या धर्तीवर केंद्र सरकारची वाट न बघता त्यांनी महाराष्ट्राची जनगणना करावी आणि त्या जनगणनेनुसार त्यांनी पुढे ओबीसीच्या कल्याणकारी योजना राबवाव्या। बोलायचाच भात आणि बोलायचीच कडी असा धंदा आता देवेंद्र फडणवीसांनी बंद करावा।